तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर की यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स की है और मैकेनिक्स में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले मैकेनिक्स बताए थे, मैकेनिक्स के बारे में बताया था, फिर मैकेनिक्स की ब्रांच बताई और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लें, फिर देन उसके बाद में आज के ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक जो आप मोस्टली 9th में 10th में और आपने 11th में पढ़े होंगे, राइट। तो इनमें कुछ बेसिक सी बातें बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। उससे पहले इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था मैंने, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था, जिस तरीके से ये एक अक्षों का समुच्चय यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का डिस्क्राइब करते हैं, उसकी पोजीशन के बारे में व्याख्या करते हैं या पोजीशन की स्थिति को ठीक बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो यही था एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार का होता है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कितने का 2 प्रकार का होता है। इसमें हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले इसमें क्या थी, 3 अक्ष थी जैसे कि एक्स वाई और जेड। इसमें एक पॉइंट होता है ओ, तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। और इस ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम क्या, मूल बिंदु यानी ओरिजिन, राइट। ये तो हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स कितने थे, 2 टाइप्स का होता है यानी 2 प्रकार का। नंबर 1 आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नंबर 1 क्या था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा क्या था, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था, जहां पर एक ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है उसको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और जिसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है उसको अजड़त्वीय यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, राइट। तो ये तो सब पुराना हुआ, सीधे हम आज के टॉपिकों की बात करते हैं। और इसके बारे में यानी FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, राइट। चलिए, तो आज की जो पहला टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, और दूरी के साथ ही है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में हम अंतर भी बात करेंगे, अंतर, और अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिस्टेंस, जैसे कि मैं आपसे कहूँ ये कोई A बिंदु है और यहाँ पर आपका क्या है, कोई दूसरा बिंदु है यानी B बिंदु कह दे रहा हूँ मैं, राइट। चलिए, और A से B तक जाने के कई रास्ते हैं। एक इस तरीके से रास्ता है ये वाला, यानी ये मैंने नाम दे दिया इसका B। एक ये रास्ता इस तरीके से घूमता हुआ, ये इसका नाम दे दिया मैंने C, राइट। चलो ये B नहीं, B तो यहाँ पर आ गया, इसका नाम दे दीजिए C और इसका नाम दे दीजिए D, ओके। एक ये रास्ता है इस तरीके से, इसका नाम मैंने दे दिया X, और एक इस तरीके से रास्ता है, ये मैंने दे दिया आपका Y, और एक रास्ता मैं अलग से बना दे रहा हूं, बिल्कुल सीधा जा रहा है इस तरीके से, बिल्कुल सीधा, तो इसका नाम दे दे रहा हूं मैं P, राइट। तो A से B तक पहुंचने के 1 2 3 4 5 रास्ते तो मैंने बना रखे हैं, और भी सारे होंगे लेकिन मैं केवल इनसे ही आपको टॉपिक समझा दूंगा। इसको भी साथ में समझ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझ लेंगे, राइट। ऐसा समझिए, यदि मैं A से B तक, A बिंदु से B बिंदु पर जा रहा हूं और मैं इस C रास्ते से होकर जा रहा हूं, किससे, C रास्ते से। चलो इनका नाम भी दे देते हैं हम, कि ये वाला जैसे ये बड़ा रास्ता है तो ये मान लिया मैंने कि ये आपका 25 मीटर का है, ये C वाला सपोज दैट कि C वाला 10 मीटर का है, और ये जो Y है Y सपोज दैट कि 12 मीटर का है, और ये वाला X जो है 15 मीटर का रास्ता है। और A से B तक सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि ये 10 मीटर है, ये 25 है क्योंकि ये बड़ा है, ये इससे
इससे थोड़ा बड़ा है तो ये 12 मीटर बनाया है मैंने, ये थोड़ा और बड़ा है तो ये 15 मीटर। और ए से बी तक का ये जो रास्ता है, सपोज दैट कि ये मैंने मान लिया ये 10 से छोटा होगा, सपोज दैट 8 मीटर का मान लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का। अब यदि मैं ए से बी तक पहुँचने में सी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इस सी रास्ते की जो माप है वो कहलाएगी दूरी, और यदि मैं इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो इस रास्ते की माप कहलाएगी दूरी। मतलब क्या कि कोई वस्तु जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते की माप दूरी कहलाती है, राइट। यानी सिंपल से 2 वर्डों में आप याद कर लीजिएगा कि रास्ते की माप को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, राइट। क्या है, मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, या आप कह दोगे डिस्कवरिंग पाथ, यानी जिस पर आप डिस्कवर यानी चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वो वाला। तो क्लियर होगी बात। क्या है डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, यानी रास्ते का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, रास्ते का मापन ही दूरी कहलाती है, राइट। ये जिस रास्ते से हम होकर गुजरेंगे वो डिस्प्लेसमेंट। कि भाई इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं कि इसके जो कम से कम दूरी होगी, यानी एक से ए से बी तक पहुंचने की जो कम से कम दूरी होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे भाई कम से कम दूरी तो ये वाली है, क्या इससे कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। यदि मैं इससे थोड़ा सा भी और नेक थोड़ा सा भी ऊपर लूँगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये दूरी बन जाएगी। तो मतलब क्या है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहलाता है। विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या बोल सकते हो आप 2 पोजीशंस, क्योंकि ये वस्तु की पोजीशन है। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 बिंदुओं अर्थात 2 पोजीशन अर्थात 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, अर्थात उसको हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आई विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हो द मिनिमम डिस्टेंस, या द शॉर्टेस्ट यानी शॉर्टेस्ट कम से कम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। 2 अवस्थाएं, 2 स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, पहली स्थिति और अंतिम स्थिति। याद रखना ये पहली स्थिति यानी जो वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करी है और जहाँ पर अंत में पहुँच गई है वहाँ, ठीक है, ये राइट। अब इन दोनों के बीच में अंतर होता है। अंतर क्या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच की न्यूनतम दूरी 1 होगी, फिक्स होगी। सिंपल सी बात है भाई। मैं कह रहा हूँ ये इस तरीके से, ये तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप बिल्कुल सीधे जाओगे, ये कम से कम दूरी है। क्या इससे ज़्यादा कम हो सकता है? कहीं भी कम नहीं हो सकता। बाकी थोड़ा सा भी जाओगे तो भी ज़्यादा होगा, इससे जाओगे तो भी ज़्यादा होगा, ऐसे जाओगे तो भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़, तो एक बिंदु से 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां अनंत हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन एक ही होगा। एक अंतर समझ में आ गई बात। क्या है कि ये जो दूरी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरियां अनंत हो सकती हैं, लेकिन विस्थापन एक होगा। दूसरी बात, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है इसका कारण देखिएगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये केवल पोजीशन पर निर्भर करता है कि प्रथम पोजीशन कहाँ पर है और अंतिम पोजीशन कहाँ पर है। तो मतलब क्या, जैसे कि आपका देखो ऐसा समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे गोले के माध्यम से समझा रहा हूँ। सपोज दैट एक व्यक्ति है और ये 400 मीटर का गोला है, 400 मीटर का गोला है, और वो यहाँ से घूमना प्रारंभ करता है इस तरीके से। तो उसने 1 चक्कर लगाया, तो 1 चक्कर पर 400 मीटर, तो ऐसे ही उसने कितने लगाए, 6 चक्कर लगा दिए।
कितने 400 मीटर के 6 चक्कर लगा दिए, 6 राउंड उसने कंप्लीट कर दिए। 6 राउंड का मतलब 2400 मीटर उसने कंप्लीट कर ली दूरी। तो जैसे ये 6 राउंड लगाएगा तो इस तरीके से इसने 6 राउंड लगाए और लगाने के बाद में यहीं पर आ गया। तो इसकी प्रारंभिक पोजीशन ये कहाँ से चला था, यहीं से चला था, ए बिंदु मान लीजिए, और फिर घूम के कहाँ पर आ गया, ए बिंदु पर ही आ गया। तो जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पर आ गया। तो कितना अंतर आया, मैं घूम फिर के मतलब यहाँ पर खड़ा हूँ, घूम फिर के फिर से यहीं पर आ जाऊँ, तो मतलब कितना अंतर आया मेरी पोजीशन में, कुछ भी अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं वहीं पर आ गया है। तो मतलब क्या है, प्रारंभिक पोजीशन भी इतनी और अंतिम पोजीशन भी इतनी, तो अंतर कितना आया, 0। तो अब विस्थापन इसका कितना होगा, 0 होगा। लेकिन दूरी कितनी होगी, दूरी भाई, दूरी का मतलब ये कुछ तो चला है, 1 राउंड 2 राउंड 6 राउंड, 6 राउंड में कितने 2400 मीटर, तो 2400 मीटर तो ये दूरी हो गई, राइट, समझ रहे हो बात को। और यदि ये ऐसे समझो कि इस तरीके से एक ऐसे, ये इस तरीके से, ये यहाँ से ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये जो दूरी है ये है आपकी 15 मीटर, और नीचे की भी 15 मीटर है, और ये वाली जो है ये 10 मीटर है, ठीक है। यदि ये ए बिंदु से चला और एक चक्कर ऐसे लगाया इसने, राइट, एक चक्कर लगाया और दूसरे चक्कर पे यहाँ पर आके रुक गया बी बिंदु पर, तो अब दूरी कितनी चलेगी, ध्यान समझना। इसने क्या करा है, 1.5 राउंड चला, यानी कि एक चक्कर इस तरीके से चल लिया और दूसरा चक्कर लगाया और ये यहीं पर रुक गया। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 15 और 15 30 और 15 45, तो दूरी 45 मीटर हो जाएगी। लेकिन विस्थापन कितना होगा, पहली पोजीशन ये है और अंतिम पोजीशन ये है, तो इन दोनों पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, कम से कम दूरी यानी कि ये इनके बीच की कम से कम दूरी है 10। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 10 मीटर। समझ में आई बात, विस्थापन और दूरी, है ना, समझ में क्लियर आ रही है बात, समझ में ये चीज़ है। तो मतलब क्या है, अब कुछ और चीज़ देख लीजिए, दूरी सदैव धनात्मक, यानी कुछ ना कुछ दूरी चलेगा आदमी। तो देखो दूरी जो विस्थापन है वो कैसा, धनात्मक भी आ गया और 0 भी आ गया, 0 यहाँ पर आ गया था। ऋणात्मक कब आता है, ऋणात्मक यदि ये विपरीत दिशा में चलने लगे, जैसे कि 3 अक्ष बनी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखिएगा यहाँ पर चला था, ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में विपरीत दिशा में चल रही है, एक्स की विपरीत दिशा में चल रही, तो ये क्या कहलाएगा, ये विपरीत, यानी कि ये -4 मीटर -6 मीटर इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक चला और फिर यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है 0 है, ये 4 मीटर, ये 6, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी इनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी होगी, ध्यान से समझना ज़रा। जैसे मेरे पास में पॉइंट बना दे रहा हूँ, ऐसा समझो ज़रा, ऐसे बने हुए हैं मेरे पास में, एक इस तरीके से बना हुआ है एक्स और वाई, और ये इस तरीके इधर की साइड में ये एक्स नेगेटिव और ये है वाई नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे ये 0 और ये है 2, ये 4, ये 6, ये 8, माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की BC A, चलो जो भी है D मान लीजिए, तो ये B और C यानी इसके बीच की, B और C के बीच का विस्थापन कितना होगा, तो आप कहोगे देखिएगा इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, देखिएगा यहाँ से हम मापें, यहाँ से ये जो दूरी है ये 4 मीटर है और यहाँ से ये दूरी है 6 मीटर है, तो इन दोनों के बीच की शॉर्ट, इनके बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी, क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है, तो -2 का अंतर है इनके बीच में, -2, समझ रहे हो ना बात को। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -2, यहाँ से ही यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, -4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -6। ध्यान रखना ये कहाँ से मापी जाती है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर ये 2 मीटर, ये यहाँ से 0 होता है, मूल बिंदु ये होता है, यहाँ से मापते हैं सारी दूरियों को। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 2 मीटर, ये 0 है O ओरिजिन, यानी यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर ये 4, ये 6, ये 8, इस तरह का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर, इस तरीके से, नहीं 2 का अंतर चल रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये यहीं से मापी हुई हैं। तो इस एक फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 2 का अंतर है, ये 2 2 2 2 2 4 6 8 इस तरीके से, तो ये 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी है,
समझ में आ रही है बात? तो ये तो इनके बीच का विस्थापन कितना होगा, -2 हो जाएगा। लेकिन दूरी, ध्यान समझना, दूरी अब क्या कहोगे, यहाँ पे ऐसे एक आदमी है, वो इतना चला 2 मीटर, है ना, ये -2 लिख रहा है, मीटर में है, ये -2 मीटर, ये -4, है ना। लेकिन दूरी अभी भी ये धनात्मक होगी। दूरी का मतलब यहाँ पे पहुँच गया तो मतलब क्या है कि वो 6 मीटर चला, ठीक है। यदि वो पीछे भी जा रहा है तो भी दूरी धनात्मक लगेगी, और इधर जाएगा तो भी धनात्मक ही लगेगी। समझ रहे हो बातों को? ये चीज़ रहती है, क्लियर है? तो दूरी धनात्मक रहती है सदैव, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, राइट। चलिएगा, और दूरियां अनंत हो सकती हैं पर विस्थापन एक ही हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरियां अनंत हो सकती हैं, बल्कि जबकि विस्थापन एक रहेगा, राइट। विस्थापन कैसी है? विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसा होता है? विस्थापन जो आपका ये सदिश होता है, यानी कि सदिश राशि बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि जो डिस्टेंस है वो आपकी कैसी होती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि होती है। ये कैसी होती है? अदिश राशि, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी, राइट। चलिएगा, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं आपके स्पीड और चाल पर। तो यहीं से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये परिभाषा में लिखवा क्यों नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है, सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसमें नोट्सों में सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। ओके, चलिएगा। अब ये स्पीड, देखिए, स्पीड यानी कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय, यानी कि दूरी बोले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला बनेगा v बराबर ds/dt, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? ds/dt, ये, ठीक है। तो s क्या है? आपकी दूरी, ठीक, ये समय हो गया ये। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसका यूनिट क्या बनेगी? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? हाँ, ये चीज़ याद रखना जब भी, और हाँ, पहले वेग और लिख दे रहा हूँ, दोनों एक साथ समझ लेना, ये काम खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी यानी कि वेग, और वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये हो जाएगा टाइम। क्या है? वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। चलिएगा, अब यहाँ से देखिएगा इसका फॉर्मूला v वेक्टर बराबर ds वेक्टर बट्टे dt, राइट। या हम इसको भी सीधे ds बट्टे dt लिखेंगे। इसकी भी यूनिट में क्या लिखेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। देखिए, दोनों की यूनिट सेम है, राइट। तो अब इनमें अंतर क्या है? अंतर वही है कि यहाँ पर चाल में दूरी बट्टे समय आता है, और वेग में क्या आता है? विस्थापन बट्टे समय आता है। चाल, जब विस्थापन कैसी थी? सदिश राशि थी, और दूरी कैसी थी? अदिश राशि थी। अदिश राशि है तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, और जबकि सदिश राशि को वेक्टर लगा के प्रदर्शित करेंगे, और कोई अंतर नहीं है, राइट। चलिएगा, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ा तोप नहीं है, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, क्लियर हो चुका है। परिभाषा क्या बनेगी इसमें? ये दूरी बट्टे समय, यानी कि क्या बोला था? दूरी और डी। देखो, अब जितनी भी परिभाषा आएंगी फिजिक्स में, उसमें डी का मतलब होता है चेंज। डी का मतलब क्या है? चेंज। डी जहां पर भी लग जाए तो उसका मतलब क्या है? चेंज। और डी एस क्या है? दूरी। दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो ये चेंज किस में हो रहा है? दूरी में चेंज, दूरी में चेंज। नीचे क्या है? dt। dt का मतलब समय में चेंज, और समय तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम चेंज की लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप विद रेस्पेक्ट टू टाइम लगा दीजिए। इस समय के साथ चेंज को क्या बोलते हैं हम? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट।
तो क्या है, दूरी परिवर्तन, और समय का जिस चीज में भाग लगता है उसको क्या बोलते हैं, दर। तो दूरी परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये बोला ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल सी बात है, परिभाषा बहुत ईजी है, और इससे भी ईजी ले लो। डी का मतलब क्या है, चेंज। एस का मतलब क्या है आपका, यहां पर एस का मतलब क्या है, डिस्टेंस को मैंने एस से प्रदर्शित किया है, राइट। चेंज किस में हो रहा है, डिस्टेंस में, किसके साथ, समय के साथ। क्या कहला रही है, चाल कहला रही है, यानी स्पीड। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेग में आ जाओ, जस्ट उल्टा कर देंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। किस में चेंज हो रहा है, देखो मैं पूरी परिभाषा यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, ये देखिएगा। चेंज इन, यहां पे डिस्टेंस लगाओगे या डिस्प्लेसमेंट लगा दो, चलो नीचे वाले लिख दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, और लगा दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या है ये, वेलोसिटी। सिंपल सा इतना लिखना है, समझ में आई बात। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहीं पर ये जो है आपका, ये इसको डिस्टेंस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी, राइट। या आप लिख सकते हो यहां पर और परिभाषा लिख दीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ऐसे भी लिख सकते हो आप, जो मन करे आप। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, राइट। ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ, इसको आप कहोगे सर ये क्यों नहीं लिखा, इसको भी आप लिख सकते हो इसी तरीके से, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगी वेलोसिटी की परिभाषा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो आप जैसी चाहो वैसी परिभाषा लिख सकते हो, हिंदी से ज्यादा इजी पड़ती है। देखो, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये क्या है, वेग क्या है आपका, विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की, देखो विस्थापन परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, वेग। तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। और यहाँ पे सिंपल सा बोल दीजिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में चेंज, विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ क्या कहलाता है, वेलोसिटी यानी वेग। विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ, इंग्लिश उल्टा चलती है, उल्टा देखिए यहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेलोसिटी कहलाता है, यानी कि वेग कहलाता है। यहाँ पे आप जो भी है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषाएं, इतनी इजी परिभाषाएं हैं जो आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी। या तो इंग्लिश की बात कर लो या हिंदी की बात कर लो, दोनों याद हो जाएंगी, राइट। और दोनों की परिभाषाएं आपको किस में मिल जाएंगी, आपकी नोट्स में मिल जाएंगी। तो इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझना है। ये समझ लोगे। अब देखो, इनसे ज़्यादा, डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूले, क्योंकि जितनी भी फिजिक्स में जो भी कुछ आएगा आगे, अभी आगे आने वाला है, देखिएगा ये टाइम हो गया। यहाँ से बाद में एक त्वरण आता है, एक्सेलरेशन। क्या आएगा, त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसे बोलते हैं हम त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन त्वरण हो गया। त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब है, परिभाषा बाद में समझेंगे, पहले हम दैनिक लाइफ का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको।
आपको नई नई गाड़ी मिलती है और आप ले जा रहे हो एक भीड़ के इलाके से होकर, उससे लेके जा रहे हो, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे चलाओ, किसी को चोट ना लग जाए, आपकी गाड़ी किसी से टकरा ना जाए, ऐसा ही होगा। और जैसे ही वो भीड़ से निकल के आप हाईवे पर पहुंच जाते हो और हाईवे मिलता है आपको बिल्कुल खाली, तो क्या होगा, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का एक्सीलेटर दाबोगे, यानी कि उसके वेग को बढ़ाओगे। तो एक्सीलेटर जो शब्द आया है ये कहाँ से आया है, ये आपका एक्सेलरेशन ही है। तो त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग का बढ़ना। सिंपल से वर्डों में क्या है, वेग का बढ़ना, सिंपल सी भाषा में वेग का बढ़ना। द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, वेग का बढ़ना। समझ में आई बात, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो और इसको और क्या बोलेंगे हम, और परिभाषा, वेग में परिवर्तन क्या है, और बोल देंगे वेग में परिवर्तन, ऐसा बोल दीजिए, राइट। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, राइट। चलिए, इसमें भी दो कंडीशन हैं, इसकी परिभाषा भी बताएंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे। देखिएगा क्या, इसकी कंडीशन ये है, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि जब भी कभी भी वेग बढ़ेगा तो वो तो त्वरण ही कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन जब वेग घटने लगे, यानी कि एक साथ रोड पर चला रहे हो, आगे कोई मान लीजिए गाय भैंस कुत्ता बकरी कोई आ जाता है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक दाबोगे, एक साथ वेग को कम करोगे। तो कम करने का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। क्या है, इसका ही एक उल्टा भैया आ जाता है, रिटार्डेशन। इसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। तो ये इस त्वरण का उल्टा, वेग का घटना, वेग का घटना क्या कहलाता है, मंदन। वेग का बढ़ना त्वरण है। दोनों में वेग में परिवर्तन, लेकिन ये कैसा परिवर्तन है, ये धनात्मक परिवर्तन है, ये ऋणात्मक। तो इसलिए बोलते हैं द नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। और ये क्या है, वेग में परिवर्तन। तो इसलिए हम इसका परिभाषा क्या बना देंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इसकी परिभाषा ही बना देते हैं, परिभाषा तो बन गई, इसका फॉर्मूला बना देते हैं। त्वरण बराबर, फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल या समय, राइट। या आप ऐसे लिख सकते हो, त्वरण, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, वेग परिवर्तन dv बट्टे dt। मैंने क्या बताया था, d का मतलब क्या होता है, चेंज, v का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन समय के साथ। तो यहीं से बन गई, ठीक है। वेग में परिवर्तन समय के साथ क्या कहलाता है आपका, a, यानी कि त्वरण, राइट। तो ये हो गया। इसका यूनिट क्या बनेगी, यानी कि इसका मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, राइट। समझ में आई बात, नहीं आई। तो चलिएगा, अब याद रखना, जहाँ जहाँ पर मैं कहूँगा v, तो मतलब समझ जाना ds बट्टे dt यहाँ पर आएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, वेग बोलूँगा या स्पीड बोलूँगा, राइट। चलिए, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिएगा, ये त्वरण जहाँ जहाँ पर आ जाए dv बट्टे dt आ जाएगा, जहाँ पर dv बट्टे dt आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम त्वरण, यानी a बोलेंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हैं, और इसको देखिएगा, और इस a को हम कितना लिख सकते हैं, जब मैं डेरिवेशन करूँगा तो याद रखना dv, और v को क्या कहते हैं, ds बट्टे dt। तो हम क्या कहेंगे, dv बट्टे dt, और v को हम क्या बोलते हैं, ये देखिएगा d बट्टे dt, तो ये रहा ये वाला,
और ये जो v है, यहाँ पर ये v है ना, v को क्या बोलते हो, ds/dt। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर d और d2 हो जाएगा, नीचे क्या है, dt का स्क्वायर, ये ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे s आ जाएगा, ठीक है इसका। और बीएससी में आए हो आप, मैथ आपने रही होगी कब, इंटर में। तो इसका मतलब क्या होता है, अवकलन। तो इसका दूरी का अवकलन कर देंगे एक बार में तो उसका वेग बनेगा, और वेग का फिर से अवकलन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना अवकलन करने वाली, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकली समझ में आएंगी जब मैं इक्वेशन ऑफ द मोशन कराऊंगा, राइट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये पूरा आपका चैप्टर, मतलब ये जो टॉपिक थे आज के आपके, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी खत्म, ठीक है। हाँ, स्पीड ये वही चीज़ है, ये कैसी है, स्पीड कैसी है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी ये। और ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये दूरी वाले जो अंतर हैं वही लिख दोगे। जब ये कैसी है, ये एक सदैव धनात्मक रहेगी चाल, ये कैसी हो जाएगी, वेग कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो सकता है, वेग 0 भी हो सकता है, वेग 0 भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। और बाकी तो इतना कुछ में बचा नहीं है। इससे ये जो वीडियो है अगले वाली वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है अगली वाली वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी मैंने बताए हैं dv/dt को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं a, राइट। और ये जो a है ये भी अपने आप में कैसी है, सदिश राशि है, इसको भी याद रखना। a कैसा है, इसको a वेक्टर से भी प्रदर्शित करते हैं, ये कैसी है, सदिश राशि है, यानी कि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखना, जो त्वरण होता है वो आपकी सदिश राशि होती है, राइट। तो ये बाकी इसमें कुछ नहीं बचता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, छोटी वीडियो, बस इतना ही है। बाकी आगे की जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी आएंगी। और हाँ, काफ़ी बच्चों की ये शिकायत थी कि सर आप नए सिलेबस से नहीं पढ़ा रहे हो। देखो नए सिलेबस ऐसा है, नए सिलेबस में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 2 मैकेनिक्स, यानी पहली बुक में आपके 2 पार्ट हैं। क्या है, एक मैथमेटिकल मैकेनिक्स और एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का पार्ट है। मैथमेटिकल मैकेनिक्स में क्या है, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिक्स है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। किताब मैंने मंगाई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। देन उसके बाद में आपका मैथमेटिकल मैकेनिक्स से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करनी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पेपर में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए कोई भी दिमाग में गलत फितूर मत डालिएगा। हाँ, ये जो चीज़ है ये सेकंड पोर्शन में से है, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन में तो आपका मैथमेटिकल मैकेनिक्स है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में से है, राइट। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं है। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।